आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के राजस्व और आवास मंत्री पोंगुरेड्डी श्रीनिवास ने आज नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में इंदिराम्मा टावर्स के लिए लक्की ड्रॉ में हिस्सा लिया, जहां 288 नामों की सूची में से 5 पर्चियां निकाली गई। कोर शहरी क्षेत्र में 16 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7,340 फ्लैट आवंटित किए गए। सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान में नहीं चुने गए लोगों से उम्मीद न खोने को कहा गया है, क्योंकि सरकार की योजना 1 लाख इंदिराम्मा घर बनाने की है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लक्की ड्रॉ अत्यंत पारदर्शिता के साथ और मीडिया और लाभार्थियों की उपस्थिति में हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद की जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों से कई महिला नेताओं और महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री सीतक्का और कुंडा सुरेखा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर किया। इसके बाद तेलंगाना महिला आयोग के अध्यक्ष गढ़वाल विजयलक्ष्मी और आयोग के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और त्यौहार की बधाई दी। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री के आवास पर सुबह से ही महिला नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। कई लोगों ने कार्यक्रम की तस्वीरें और रक्षाबंधन से जुड़े संदेश सोशल मीडिया पर भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर पहुंचे लोगों का स्वागत किया। खास तौर पर नेत्रहीन महिलाओं से उन्होंने बातचीत की और उनके साथ समय बिताया। तेलंगाना के गोडत के एक सर्कल इंस्पेक्टर की आलोचना हो रही है, क्योंकि आज उनका प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया। यह घटना कोडाट शहर के वार्ड नंबर 32 में मौजूद दुकानों को हटाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। वीडियो में दिख रहा है कि जब सीआई शिवा शंकर मौके पर पहुंची तो महिलाओं के एक समूह ने उनका अभिवादन किया। हालांकि इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें वहां से हट जाने को कहा। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने आज कहा कि लाखों छात्र संसद के बाहर जमा हुए, उनकी आवाज सच्ची है, कोई झूठी नहीं। राहुल गांधी जमीनी स्तर पर हो रहे असली न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में अभी कोई भी ओबीसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। सारा ध्यान सिर्फ एससी और एसटी पर है। यहाँ तक कि अभी जो जनगणना हो रही है उसमें भी जातिवार गिनती नहीं की जा रही है। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन सुजानदू त्रिवेदी एक्स में राहुल गांधी को झूठों का गूंज, ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा, मगर राहुल गांधी सही बात बताया। छात्रों का गूंज, लाखों लोग बच्चे पार्लियामेंट के सामने आके पार्लियामेंट के दरवाजे पर छात्रों का गूंज भी झूठ का गूंज बोलने का लोग हंस रहे। ये कोई काम नहीं है। राहुल गांधी जो भी बता रहा सही, ग्राउंड लेवल में जो अन्याय हो रहा छात्रों के साथ, पेपर लीकेज में इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसको भी झूठ की गूंज बोल रहा हमारे स्पोक्स पर्सन। ये कहां तक करेक्ट है? राहुल जी, जो भी ग्राउंड में अन्याय हो रहा, मगर नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता। सबका साथ सबका विकास, छात्रों के साथ अन्याय को भी झूठ का गूंज बोलने का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में कोई भी अभी तक ओबीसी की बात नहीं करा, खाली एससी एसटी की बात आज जो जनगण में भी हो रहा, हमारा कैस्ट वाइज सेंसस भी नहीं हो रहा, उसको भी ये झूठ का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त मांगने वाली एक नाबालिग लड़की की याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले पर एमआईएम के अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच अभी सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही है। यह बेंच तय करेगी कि आर्टिकल 25 के तहत जरूरी धार्मिक प्रथाएं क्या है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये तर्क दिया है कि हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए न्यायिक अनुशासन के हिसाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को इस मामलों में तब तक कोई अंतरिम फैसला नहीं सुनाना चाहिए था जब तक सबरीमाला मामला फैसला नहीं आया था। एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का बेंच बनाकर सबरीमाला का केस सुन रही है। उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 25 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये पूरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर एसेंशियल उसमें है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है। और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व कर दिया जजमेंट को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, जब सबरीमाला का जजमेंट रिजर्व है तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि उस इलाहाबाद कोर्ट के जजेस को उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, इंटरिम फैसला। सही तो ये होता था कि उसको आप अलाउ करते हो उस बच्ची को हिजाब पहनना तावक्त जब तक कि सबरीमाला का जजमेंट नहीं आता। यही एक हिजाब का मैटर कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट गया, 2 जजेस ने अलग अलग फैसला दिया, आप उसका भी लिहाज नहीं रखते आप। तीसरी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे मेरे रिलीजन का एसेंशियलिटी क्या है। मैं कह रहा हूं कुरान में जिक्र है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब आप उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे फिर आप। चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे तो बच्चियों में मुसलमान है, हायर एजुकेशन सबसे कम है, उनका लिटरेसी रेट या उनका स्कूल गोइंग आउट या ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा। आप उनको भी डिस्करेज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु शहर में जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उनके लिए एनएसजी हमारे अस्थायी अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह काम बहुत जोखिम भरा है, इसलिए कर्नाटक सरकार ने आज घोषणा की है कि जो लोग यह काम करेंगे उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम 50% अतिरिक्त बेसिक पे यानी मूल वेतन देंगे। गृह मंत्री ने इस बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है। मैंने घोषणा की है कि हम 50% अतिरिक्त बेसिक पे देंगे। मैंने सभी डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे सभी इमारतों की जांच करें और देखें कि सशस्त्र बलों के साथ हमारा तालमेल कैसा है। मैं सभी अपार्टमेंट सोसाइटियों, मालिकों और अन्य लोगों से अपील करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी इमारतें अच्छी तरह से सुरक्षित हो और वहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई घटना होती है जैसे आतंकवादी हमला, तो हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, दुनिया की नज़र बेंगलुरु पर है और लोग यहाँ आ रहे हैं। उन्हें बिना किसी डर के रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में धोखाधड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार इसमें शामिल है क्योंकि वे उस आईएएस अधिकारी को भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो फरार हैं। इसका मतलब है कि पूरी सरकारी मशीनरी इसमें शामिल है। अगर अधिकारी को ईडी या सीआईडी के कस्टडी में लिया जाता है तो पूरी सरकार का घोटाला सामने आ जाएगा। जिन लोगों ने मास्क नौकरी करा के सरकारी नौकरी में जो कुछ भी घोटाला किया है, इसमें सरकार का पात्र है, सरकार भागीदारी है। सरकार इस कांड का लाभार्थी है। इसीलिए सरकार, कांग्रेस सरकार, एक आईएएस ऑफिसर लापता होता है, गेट्स एब्सकॉन्डेड, सरकार कहाँ है ये बता भी नहीं सकते हैं। इसका अर्थ है पूरा सरकारी यंत्र इसमें शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है। इसके कारण अगर वो बाहर आते हैं तो ये आईएएस अधिकारी जो इसमें इस कांड में, मास कॉपिंग में, पूरा केपीएससी कांड में भाग लिया है, अगर वो
पता चल जाता है वो कहाँ है, और अगर ईडी या सीआईडी उनको हिरासत में लेते हैं तो पूरा सरकार का जो कांड है वो बाहर आ जाएगा। बहुत जो सरकार में आज बैठे हुए हैं वो कर्नाटक में पानी की कमी के मुद्दे पर तमिलनाडु बीजेपी के प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा, सरकार को खेती के लिए योजना बनानी चाहिए। जब 2021 में डीएमके सत्ता में आई थी तो उसने कई चेक डैम बनाने का वादा किया था। उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। टीवीके के इस बजट में भी चेक डैम का कोई जिक्र नहीं है। उन्हें तमिलनाडु में खेती की कोई चिंता नहीं है। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े चेक डैम बनवाए थे, क्योंकि गुजरात भी तमिलनाडु जैसा ही है। इस सरकार और डीएमके ने खेती के लिए कुछ नहीं किया। डीएमके के प्रवक्ता श्रवण अन्नादुरई ने कहा कि यह सर्वे किन पैमानों पर किया गया है, क्या यह पूरा देश में हुआ है या किसी खास इलाकों में, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत हैरानी की बात है कि सर्वे में शामिल 9% लोग चाहते हैं कि सीएम विजय पीएम बने। यह राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है। राहुल गांधी को लगता है कि आखिरकार बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा और वे सत्ता गंवा देंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीएम विजय उनकी बाजी पलट सकते हैं। हमने देखा है कि सीएम विजय किस तरह कांग्रेस पार्टी से अलग अपनी पहचान बना रहे हैं। वही आपको बता दें कि एक सर्वे किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी तो तीसरे नंबर पे विजय पीएम को लेकर प्रमुख चेहरे हैं। वही इस दावे को लेकर डीएमके की तरफ से बयान सामने आया है। नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समाजवादी पार्टी के सांसद मुजीबुल्लाह नदवी ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। नेपाल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। इस आपदा के समय देश को खुलकर उसकी मदद करनी चाहिए। देश के सभी लोगों को एक पड़ोसी के तौर पर मदद करनी चाहिए। तो लेकर क्या कहेंगे सर नेपाल में जो त्रासदी है? देखिए, पड़ोसी का बहुत हक होता है, चाहे वो पड़ोसी घर का पड़ोसी हो या देश का पड़ोसी हो। नेपाल से हमारे बहुत रिवायती कदीम रिश्ते रहे हैं, अब से नहीं हैं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में बेगम हजरत महल को नेपाल के राजा ने पनाह दी थी और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हमारे नेपाल जब किंगशिप थी वहाँ जाते थे और वो पनाह देते थे। और नेपाल हमेशा भारत के साथ रहा है और इस आपदा की, इस नागहानी आफत के टाइम में, इस परेशानी के आलम में देश को खुल करके उसकी मदद करनी चाहिए और हमारे देश के सभी हिंदुस्तानियों को अपने खुले दिल से इंसानी बुनियादों पर पड़ोसी होने के नाते मदद करनी चाहिए। ये आपदा, ये परेशानी कहीं पर भी आ सकती है, ये इंसानियत सबसे बुलंद चीज़ है, इसलिए हमें पड़ोसी होने के नाते बहुत सक्रिय होकर के, बहुत मुस्तैदी के साथ मदद करनी चाहिए। सर, महाराष्ट्र में इस हफ्ते की शुरुआत में नेपाल के कई हिस्सों में आए भयानक अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या कम से कम 475 हो गई है। वहीं तिब्बत में चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी शामिल है। नेपाल और चीन दोनों ने हिमालय में बाढ़ के नए खतरों की चेतावनी दी है, क्योंकि उनकी सीमा के दोनों ओर बनी 2 झीलें उस इलाके में फटने का खतरा पैदा कर रही हैं जो इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। नेपाल के मलबे से भारी घाटियों और पहाड़ी इलाकों में खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है और लगभग 1000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह जानलेवा अचानक बाढ़ भोटेकोशी नदी से शुरू हुई थी। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई भयावह बाढ़ के बाद नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों से कुल 121 विदेशी पर्यटकों को बचाया गया है, जिनमें 85 भारतीय नागरिक भी शामिल है। टूरिज्म बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट ताज़ा में बताया है कि शुक्रवार यानी आज 3:30 बजे तक प्रभावित इलाकों से इन पर्यटकों को बचाया गया है। बचाए गए 121 विदेशी नागरिकों में से 85 भारतीय हैं, जो सबसे बड़ा समूह है। बाकी लोगों में 16 चीनी नागरिक, 9 दक्षिण कोरिया, 2 अमेरिकी, 2 रूसी और 2 इतालवी शामिल हैं। बुल्गारिया और स्विट्जरलैंड से भी एक पर्यटक को बचाया गया है, जबकि 3 अन्य की राष्ट्रीयता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।